नमस्कार बच्चों, मैं आप लोगों के लिए अध्यायवार नोट्स भूगोल विषय के लेकर आ चुका हूँ। बहुत दिनों से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि सर कब देंगे। चूँकि समय मेरे पास कम था तो मैंने बहुत ही कम समय में प्रयास किया है कि आप लोगों को भूगोल विषय के सारे अध्यायवार नोट्स दे सकूं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इन सारे नोट्स का मैं आपको प्रदान करने जा रहा हूँ उसका आप संक्षिप्त नोट्स बना लेंगे और मैं विद्यालय में आकर आपके सारे नोट्स का जांच कर लूँगा। तो बिना कोई समय गंवाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आप लोगों को नोट्स देने जा रहा हूँ वो अध्याय पहला भूगोल कक्षा 9 का है और चैप्टर का जो नाम है वो भारत की स्थिति एवं विस्तार है। तो शुरू करते हैं बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। पहला सवाल बहुत आसान है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो बच्चों वो 7वां स्थान है। आप देखेंगे रूस सबसे बड़ा देश है, रूस के बाद कनाडा है, कनाडा के बाद चीन है, चीन के बाद यूएसए है, यूएसए के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आपका आता है भारत, ब्राज़ील के बाद आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7वें स्थान पर आपका भारत आता है। दूसरा सवाल है कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो बच्चे यदि आप भारत के अक्षांशीय विस्तार को देखेंगे तो वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। यदि आप इन दोनों का अंतर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह अंतर 30 डिग्री का है। ठीक इसी प्रकार से जब आप देशांतरीय विस्तार भारत के देशांतरीय विस्तार को देखेंगे तो वह 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाता है। और फिर आप इन दोनों के मध्य अंतर को निकालेंगे, यानी इन दोनों को घटाकर देखेंगे तो वो अंतर 30 डिग्री का आता है। तो इसका सही उत्तर 30 डिग्री होगा। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा यह वही रेखा है जिसका उपयोग हम अपने देश में समय निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। और यह रेखा 82 डिग्री 30 मिनट है, जो कि 82.5 डिग्री भी आप इसे कर सकते हैं। और यह रेखा जो है, यह देशांतरीय रेखा आपका इलाहाबाद के नैनी या उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो इसका सही उत्तर 82.5 डिग्री हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है। तो यदि आप भारत की स्थलीय सीमा रेखा को देखते हैं तो आप पाते हैं यह 15,200 किलोमीटर लंबी है। वहीं दूसरी ओर आप तटीय सीमा रेखा को देखते हैं तो वह 7,516.6 किलोमीटर है, यानी वही 7500 किलोमीटर के लगभग है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि आप स्थलीय सीमा रेखा आपकी तटीय सीमा रेखा से लगभग 2 गुनी है। तो बच्चों इसका सही आंसर 2 गुनी हो जाएगा, ख नंबर। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम बच्चों मैकमोहन लाइन है। चूँकि रेड क्लिफ लाइन जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है। लेकिन सवाल है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, तो वह मैकमोहन लाइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगला जो प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत का क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का %% है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इस जगह आप 32.8 लाख वर्ग भर देंगे, और जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, जो हिमालय के गोसाईकुंड पर्वत से निकलती है। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह गोसाईकुंड, आप इस गोसाईकुंड कोई पर्वत नहीं है, जो एक झील है। उस झील से ही कोसी नदी का उद्गम होता है। और किसी जगह पर आप पाएंगे कि वो जो कोसी नदी निकलती है वो लांगटांग पर्वत से भी निकलती है।
तो यह जो लांगटांग पर्वत या गोसाईकुंड पर्वत है वह महाभारत, हिमालय के महाभारत श्रृंखला से के अंतर्गत आती है। तो आप यह ध्यान देंगे बच्चों, हालांकि आप गोसाईकुंड भी लिखते हैं तो ये चलेगा, ये सही उत्तर होगा गोसाईकुंड। आप चाहे तो लांगटांग भी लिख सकते हैं, लांगटांग पर्वत से निकलती है। चलिए अगला सवाल, अगला है बच्चों, कारण बताओ। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्यों? तो बच्चों मैंने कक्षा में भी आप लोगों को यह बात बताया था कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, जो लगभग 30 डिग्री है, फिर भी दोनों की भूमि पर वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्योंकि अक्षांश रेखाएं समान दूरी पर होती हैं। आप देखेंगे अक्षांश रेखाएं बिल्कुल समान दूरी पर होती हैं और वो बिल्कुल समांतर चलती हैं। आप देखेंगे 0 डिग्री, फिर 0 से 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3, इस तरीके से वो 90 डिग्री तक दोनों ही ओर, उत्तरी अक्षांश की उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की ओर एक क्रमागत सीरीज में जाती है। तो उनके बीच की जो दूरी है वो लगभग हर जगह समान है। लेकिन वही जब आप बात करेंगे देशांतर रेखाओं की, तो वो ध्रुवों की ओर संकुचित होती जाते हैं, जिससे उनके बीच की दूरी घटती जाती है। आप देखेंगे कि जो देशांतर रेखाओं की, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक पाई जाएगी। जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो दोनों देशांतर रेखाओं की जो दूरी है के बीच की जो दूरी है वो सक्रिय होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि ये दोनों ही देशांतर रेखा एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है। तो इसलिए अक्षांशीय रेखा में तो दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच तो दूरी समान हो सकती है, लेकिन समान होती है, लेकिन दो देशांतर रेखाओं की जो बीच दूरी है वो समान नहीं हो सकती है। तो सबसे अधिक वो विषुवत रेखा पर होंगी और सबसे कम ध्रुव पर होगी। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, क्यों? तो अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वी छोर पर तथा सौराष्ट्र पश्चिमी छोर पर स्थित है। यह सौराष्ट्र जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। साथ ही इन दोनों स्थानों के मध्य लगभग 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है। पृथ्वी को यह 30 डिग्री घूमने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। अब चूंकि अरुणाचल प्रदेश पूर्व में स्थित है तो सूर्योदय पहले वहाँ होता है, ठीक इसके 2 घंटे के बाद सौराष्ट्र के लोगों को सूर्योदय प्राप्त होता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश के लोग सौराष्ट्र के लोगों से 2 घंटा पहले उठ जाते हैं। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहाँ लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिणी राज्य केरल के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं, क्यों? तो बच्चों जम्मू कश्मीर भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, जहाँ सर्दियों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है, इसलिए वहाँ के लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। वहीं केरल दक्षिण में समुद्र के पास स्थित है, जहाँ जलवायु गर्म और आर्द्र होती है, इसलिए वहाँ के लोग हल्के कपड़े जैसे लुंगी पहनते हैं ताकि शरीर को ठंडक मिल सके। तो केरल, यहाँ ध्यान देने की बात यह है बच्चों कि केरल जो है वह विषुवतीय रेखा से थोड़ा नज़दीक है। आप देखेंगे केरल जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो यहाँ वर्ष भर तापमान अधिक रहता है और यहाँ वर्षा भी अधिक होती है। तो यही कारण है कि केरल के लोग जो हैं वो अधिक ठंड का एहसास नहीं कर पाते हैं। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, क्यों? भारत की जो तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है क्योंकि यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत की आकृति त्रिभुजाकार है, जिससे इसकी समुद्र से संपर्क की लंबाई लगभग 7516.6 यानी कि 7500 किलोमीटर हो जाती है। आइए आते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न में। भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से बड़े सभी देशों का नाम क्रमवार से लिखें। तो भारत से बड़े जो अन्य देश हैं, तो भारत से बड़ा फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है ब्राज़ील, फिर ब्राज़ील से बड़ा है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको आप संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं। उसके बाद आपका चीन आ जाता है, फिर उसके बाद कनाडा, और सबसे बड़ा जो देश वो आता है पूरे विश्व में वो रूस आता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों का नाम लिखें। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप समूह को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को लक्षद्वीप समूह कहा जाता है।
तो ये है भारत के कुछ द्वीपसमूह थे। भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों के नाम लिखे। तो वह देश आपके पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। अगला सवाल बच्चों, भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? तो ये राज्य हैं आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि वह संकरित जलधारा होती है जो दो जलाशयों को जोड़ती है और दो भूभागों को अलग करती है। यह एक सक्रिय जलधारा होती है, यह कोई बहुत विस्तारित या कोई बड़ी जलधारा नहीं होती है, एक पतली सी सक्रिय जलधारा होती है जो दो बड़े जलाशयों को जोड़ती है, साथ ही साथ यह दो बड़े भूभागों को अलग भी करती है। इसे ही आप जल संधि कहेंगे। अब अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। तो बच्चों, अक्षांशीय विस्तार, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु और दिन रात की लंबाई में अंतर देखा जाता है, लेकिन इसका समय पर सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं दूसरी ओर देशांतरीय विस्तार और समय के प्रभाव को देखें तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। पृथ्वी पर हर 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटे का समय अंतर होता है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर में लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जिससे दोनों के बीच 2 घंटे का समय अंतर बनता है। अब उदाहरण लें कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले ही हो जाता है, जबकि गुजरात में 2 घंटे बाद या 2 घंटे देर से। तो इसका समाधान क्या है बच्चों? इसका समाधान भारतीय मानक समय रेखा है। भारत में पूरे देश के लिए एक ही समय रेखा बनाया गया है, जिसे हम IST के नाम से भी जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आप IST निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, IST बराबर GMT प्लस 5.5 घंटा। GMT क्या है? ये GMT है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि यह भी एक देशांतर रेखा है जो 0 डिग्री से होकर गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। और आप लोगों को कई बार बताया भी है मैंने कक्षा में कि यह इंग्लैंड के लंदन से होकर गुजरती है, और लंदन में भी एक विशेष जगह है जो ग्रीनविच जिसके नाम से जाना जाता है, उस ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो यह फॉर्मूला आप देखेंगे कि भारतीय मानक समय अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो ग्रीनविच समय है उसमें आप 5.5 घंटा जोड़ देंगे तो आप भारतीय मानक समय प्राप्त करेंगे। या आप संक्षेप में यूँ भी ये समझ सकते हैं कि हमारा जो समय है वह ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। अब मान लीजिए वहाँ अगर 12 बजे दोपहर हो रहा है ग्रीनविच में, तो हमारा जो समय है अब 12 बजे में 5.5 घंटा जोड़ दीजिए, यानी कि 12 5 17, 17.5 यानी कि 7.5। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5.5 हो जाएगा। तो यदि ग्रीनविच मेन टाइम के अनुसार यदि वहाँ 12 बजे दोपहर हो रहा है तो उसी समय भारत के मानक समय रेखा के अनुसार हमारा समय 5.5 होगा। सॉरी बच्चों, 7.5 नहीं, 5.5 घंटा आपको जोड़ना है। तो जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के अनुसार निर्धारित है, और यह समय अंतर को संतुलित करने का प्रयास है ताकि पूरे देश में एक समान समय प्रणाली बनी रहे। और चूँकि भारत जैसे इतने बड़े देश है और हमारी सरकार ने 1 नेशन 1 टाइम यानी कि एक राष्ट्र एक समय को बल दिया है। हालांकि कई सारे देशों में कई सारी मानक रेखाओं का पालन किया जाता है, जैसे आप रूस देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, रूस में 11 मानक समय रेखा खींची गई है, अमेरिका भी 6 या 7 समय रेखा का प्रयोग करता है। लेकिन हमारे देश में चूँकि सरकार ने यह फैसला लिया है तो इसके कुछ पॉजिटिव्स हैं तो कुछ नेगेटिव्स भी हैं। बहरहाल जो भी हो, अब अगला सवाल आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है मानचित्र कौशल। बच्चों यह चूँकि ये मानचित्र आपके मानचित्र कौशल से संबंधित प्रश्न है तो बेहतर होगा आप इसे मानचित्र में प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जो जानकारियाँ हैं उस मानचित्र में आप जो जानकारियाँ प्रदर्शित करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को जानकारी रखना ही पड़ेगा। आप इन सारी चीज़ों को भूल नहीं सकते। मान लीजिए भारत के सभी राज्यों की राजधानियाँ आपसे चिन्हित करवाया जा रहा है मैप में, तो कम से कम आपको यह तो पता रहे कि वो राजधानियाँ किस राज्य की हैं, एटलीस्ट ये राज्य आपको पता होनी चाहिए।
कंठस्थ होने चाहिए। अगर आप इसे कंठस्थ करेंगे तभी जाकर आप मैप पर भी इन राज्य की राजधानियों को चिन्हित कर पाएंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं, मैं एक एक करके नाम तो नहीं लूँगा, आप हमसे बेटर जान रहे हैं, और कोई हार्ड चीज़ नहीं है राज्य राजधानी, आप देखकर नोट्स कर लेंगे कॉपी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते बच्चों। केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ, यह भी बच्चों कोई नया चीज़ नहीं है, आप इसे भी नोट्स कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल में। सबसे लंबी तट रेखा वाला सॉरी एक है बच्चों केंद्र शासित प्रदेश में मैं बताना चाहूँगा कि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ये हाल ही में ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में सरकार का यह निर्णय आया है कि इन दोनों को एकीकृत कर इन दोनों की राजधानी दमन निर्धारित कर दी गई है। वहीं बात करें जम्मू और कश्मीर की, जो पहले राज्य हुआ करती थी, अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गई है, और इस केंद्र शासित प्रदेश को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ आप जम्मू देख रहे हैं, जम्मू और कश्मीर, तो वही दूसरी ओर लद्दाख में बांटा गया है। जम्मू और कश्मीर वाले हिस्से में दो राजधानियां बनाई गई है। एक श्रीनगर को गर्मी के लिए गर्मी ऋतु में राजधानी बनाया गया है, वहीं जम्मू को सर्दी के लिए राजधानी बनाया गया है, सर्दियों के लिए। वहीं लद्दाख की राजधानी लेह बनाई गई है, पुडुचेरी और लक्षद्वीप तो आप जानते ही हैं। तीसरा सवाल बच्चों, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, नो डाउट बच्चों वो गुजरात ही है, और इसकी तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। और इस गुजरात के तटीय क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण आपको कांडला, मुंद्रा और पोरबंदर है। इन सभी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो कांडला पोरबंदर है बच्चों। भारत का दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। बच्चों आप लोगों को बता दें कि 2004 के सुनामी में यह डूब गया था। 2004 के सुनामी में यह डूब गया था। आप अच्छे से जानते होंगे कि 2004 में एक सुनामी आया था, और यह दक्षिण चीन सागर और से आया था, और यह भारत के तमिलनाडु वाले क्षेत्र को भी नष्ट किया। साथ ही साथ हमारे जो द्वीपीय क्षेत्र है, अंडमान और निकोबार वाला जो हिस्सा है, खासकर वो इंदिरा पॉइंट वाला हिस्सा, उसको डुबा दिया। पांचवा सवाल है बच्चों कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण शीर्ष बिंदु क्या है, तो वो बच्चों कन्याकुमारी है। आप देखेंगे केरल और तमिलनाडु के सबसे ठीक दक्षिण में, आप तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी छोर पर आप कन्याकुमारी को पाएंगे। तो हिंद महासागर से सटी हुई है। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है बच्चों, तो भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको आप इंग्लिश में इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप जिन देशों से मिलकर बनता है वह है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ अफगानिस्तान का नाम नहीं है। अफगानिस्तान को हम भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं करते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है पाक जल संधि। सार्क सदस्यों को चिन्हित करें। सार्क SAARC, सार्क यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। बच्चों कई बार आपसे एग्जाम में सार्क का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो बच्चे आपको कई बार यह पूछा जाता है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। तो बच्चे सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको दक्षेस भी कहते हैं। दक्षिण एशिया, साउथ एशियन, दक्षिण एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। अपने राज्य का विस्तार अक्षांश और दक्षांतर में ज्ञात कीजिए। अपने राज्य के पड़ोसी राज्यों का नाम तथा उनकी स्थिति की दिशा ज्ञात करें। बिहार राज्य का अक्षांश से देशांतरी विस्तार मैंने यह लिख दिया बच्चों, आप चाहे तो उसे याद कर सकते हैं आगे के लिए, आपके अच्छी तैयारी के लिए, कि अक्षांश से विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट से अपना बिहार शुरू होता है और 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैलता है। वही देशांतर के देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैलता है। अब देख लीजिए बिहार के पड़ोसी राज्यों के बारे में देख ले तो उत्तर में आपका नेपाल आ जाएगा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड आ जा रहा है। अच्छा, सेतु समुद्रम परियोजना से संबंधित जानकारियों को एकत्रित करें। कुछ रेशम मार्ग के बारे में भी आपको एकत्रित करने के लिए कह रहा है।
फिर यह भी पता लगाने के लिए कह रहा है कि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में आवागमन के लिए मार्ग किस संस्था द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों, सेतु समुद्र परियोजना क्या है? यह एक भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य पाक जलडमरू मध्य यानी कि वही पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के बीच एक नौवहन नहर बनाना है ताकि जहाज श्रीलंका के चारों ओर न घूमकर सीधे मार्ग से गुजर सके। यह परियोजना तमिलनाडु के तट पर रामेश्वरम के पास स्थित है। इसमें राम सेतु क्षेत्र से जलमार्ग निकालने की योजना है। पर यहाँ विवाद की बात यह हो गई है कि यह धार्मिक दृष्टिकोण से, चूँकि राम सेतु हिंदू मान्यताओं में भगवान राम द्वारा बनाया गया एक पुल माना जाता है, तो इस परियोजना को राम सेतु को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए धार्मिक संगठनों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। तो लंबे समय से यह विवाद और कानूनी अड़चनों के बीच घिरा हुआ है और इस कारण यह परियोजना अभी भी स्थगित पड़ी हुई है। रेशम मार्ग बच्चों की, इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग इसलिए पड़ा क्योंकि चीन का रेशम इस इसी मार्ग के जरिए पश्चिमी देशों यानी कि पाश्चात्य देशों में भेजा जाता था। यह मार्ग चीन से शुरू होकर भारत, ईरान, मध्य एशिया, अरब और यूरोप तक जाता था और इस रूट के माध्यम से, इस मार्ग के माध्यम से आरंभिक समय में या मध्यकालीन समय में व्यापार किया जाता था। तो ये व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग हुआ करता था बच्चों, रेशम मार्ग। चीन ने हाल ही में वन बेल्ट वन रोड यानी कि OBOR, वन बेल्ट, O से वन, B से बेल्ट, फिर वो से वन, R से रोड, वन बेल्ट वन रोड नामक परियोजना शुरू की है जिससे आधुनिक रेशम मार्ग के रूप में जाना जाता है। फिर एक सवाल था कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के मार्ग का निर्माण कौन करता है? तो बच्चों, आप भारत के जो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के जो मार्गों का जो विकास किया जाता है वह मुख्यतः सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है या किया जा रहा है। तो यहाँ तक था बच्चों ये आपके अध्यायवार जो प्रश्नाभ्यास आपके अध्याय के सबसे अंत में दिए गए हैं, उन सारे प्रश्नों को मैंने कोशिश किया है कि संक्षिप्त में और उच्च गुणवत्ता वाले नोट्स आपको दिए जाए। इतना कर लीजिए बच्चों, काफ़ी है। फिर मैं एक अगला सीरीज़ लेकर आऊँगा। उस अगले सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगा कि इस अध्याय के अंदर से जो भी प्रश्न छूटे जा रहे हैं, मैं उन सभी छूटे हुए प्रश्नों का नोट्स बनाकर आपको दूंगा। इसका फ़ायदा ये होगा बच्चों कि आपको जो नोट्स मेकिंग के माध्यम से एक आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दूसरा, आप चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप यह नहीं जान पा रहे हैं कि बोर्ड किस प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए सेट करेगा। और आजकल जैसा ट्रेंड है कि 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और अब तो मंथली एग्ज़ाम रहा नहीं, अब आप लोगों के लिए त्रैमासिक एग्ज़ाम होने जा रही है। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें? तो मैं तो यही कहूँगा बच्चों कि आप उस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ें और उस लाइन बाय लाइन पढ़ने के क्रम में आपको कई सारे जो भी फैक्ट्स मिलते चले जाएंगे, वही ऑब्जेक्टिव का आपका फाउंडेशन बनेगा। वहीं से आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर पाएंगे। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन अवधारणा वाले भी होते हैं, कंसेप्ट वाले होते हैं। तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ही आप उन सारे सवालों को बना पाएंगे। जैसे अक्षांश और देशांतर, तो अक्षांश और देशांतर पे मैंने क्लास में बड़े डिटेल में आप लोगों को इन दोनों रेखाओं के बारे में परिचित कराया है। फिर भी यदि कुछ बच्चों को अगर लगता है कि अक्षांश और देशांतरी विस्तार में फंस रहे हैं या दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों। मैं इस अक्षांश और देशांतर पे एक अलग से ही वीडियो पोस्ट कर दूँगा, फिर आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ बच्चों, और आई होप आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगे और मन लगा कर पढ़िए बच्चों, और नोट्स बनाइए और अभ्यास करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं होता बच्चों। दुनिया में सभी जितने भी सफल महापुरुष हुए हैं वो प्रैक्टिस के माध्यम से वहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना निखर कर सामने आइएगा। मेहनत करने से घबराना नहीं है, अभी से ये आदत अपने अंदर डालते रहिए। जितना आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपका जो मानसिक कौशल है उसका विकास जो है आपका जो संज्ञानात्मक विकास है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ठीक है बच्चों, मैं यही विराम देता हूँ।
थैंक्स एंड बाय बाय।